आज दुनिया भर में अल्जाइमर डे मनाया जा रहा है। अल्जाइमर ऐसा मर्ज है जिसका अभी तक इलाज मुमकिन कंप्लीटली इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं किया जा सका है। ये आहिस्ता आहिस्ता मरीज को मौत के मुंह की जानिब धकेल देता है। ये मर्ज दिमाग पर असरअंदाज होता है, यादाश्त ख़त्म हो जाती है और एक ख़ास किस्म का प्रोटीन इसे मुतहर्रिक करने का बायस बनता है। इस मर्ज की अलामत में यादाश्त का कमज़ोर होना, ताज़ा बातें भूल जाना, ड्राइविंग के दौरान जो है वो रास्ते भूल जाना, कोई अहम मौका हो तो बात ना कर पाना, जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और समझ लीजिए कि वो घर में ताने नहीं मिलते हैं अक्सर कि आप बदल गए हैं, तो उसकी अलामतें शुरू जो है वो यहीं से होती हैं सारी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी पर बात करने के सिलसिले में डॉक्टर शबाना नाज ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त हमें दिया। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोग हैं जो कि इनिशियली बिल्कुल अवेयर नहीं होते, वो उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या चल रहा है और हम लोग इसको बहुत केयरलेसनेस का मुजाहरा भी करते हैं, इतना सीरियस नहीं लेते। इसके सिम्टम्स जब स्टार्ट होते हैं तो क्या अलामात होती हैं जो हमें फील होती हैं और लोगों का रवैया आप किस तरह का देखती हैं इस पर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि लोगों को, आपने जैसे कहा, पता नहीं चलता। अमूमन यही होता है, जैसे ओल्ड एज होती है, हर इंसान ये सोचता है शायद उम्र के साथ ये भूलने की बीमारी है। उसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए 21 सितंबर जो है 1994 से ये डे मनाया गया, ताकि लोगों को, लोगों की फैमिलीज़ को ये अवेयरनेस हो सके कि अगर आपके पेशेंट में ये 3-4 चीज़ें आ रही हैं, शुरू हो गई हैं कि आप एकदम से थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये जो है डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ है ना, कि इसमें ब्रेन के सेल्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डीजेनरेट होते हैं और ब्रेन के सेल्स का ये एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो उनको रीजनरेट होना ज़रा मुश्किल होता है। तो जैसे ही अगर इरिवर्सिबल डिज़ीज़ है, आपने जो बीमारी हो गई उसको आप वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि जो अब मज़ीद आगे है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाकायदा, बाकी चेंज इन लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन से, फिर उसके फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ हैं, उनसे हम जो है वो मज़ीद डिटोरिएट होने से इसको रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पर जो है वो आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। मुझे ये बताइए कि अल्जाइमर और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों जो है वो आपके ब्रेन डिजीज़ हैं और दोनों में जो है वो मेमोरी जो है वो मेजर कैरेक्टर जो है वो प्ले कर रही है, तो इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दूसरा, मुझे एज ब्रैकेट्स भी बता दीजिएगा कि अल्जाइमर इतनी उम्र के बाद होता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपको कभी भी जो है वो इनिशिएट हो सकता है। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ये कई बीमारियों में होता है, ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये एक सिम्टम है। जैसे ये डिमेंशिया में भी होती है, ये अल्जाइमर्स में भी होती है। एक्चुअली जितनी भी ये जो मेंटल डिजीज़ हैं, इसका एक क्राइटेरिया है DSM-5, उसके हिसाब से हर बीमारी में अगर 2 साइन सिम्टम्स हैं, जैसे इसमें भी अगर आपके अंदर लॉस ऑफ मेमोरी है और उसके बाद लर्निंग स्किल्स आपकी ख़त्म हो रही हैं, ये 2 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप इस क्राइटेरिया में आते हैं कि आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ है। और अल्जाइमर डिजीज़ की सबसे बड़ी सिम्टम जो होती है वो डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब है आपको भूलने की बीमारी। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी ये एक सिम्टम है डिफरेंट डिजीज़ की। लेकिन जैसे अब मैंने कहा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में अगर हम बात करते हैं तो आपका अल्जाइमर डिजीज़ आती है, अल्जाइमर डिजीज़ के साथ फिर डिमेंशिया आता है, फिर डिमेंशिया में भी आगे टाइप हैं वेस्कुलर, ये पूरा एक अम्ब्रेला है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो कि मैं चाहूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आप उस पर मुझे राय दीजिएगा। सम टाइम मैं अपने किसी अगर बहन भाई से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बात करूँगी तो उसको एक एक बचपन का इवेंट याद होगा कि ये हुआ था, इन्होंने ये कहा था, फिर ऐसे हुआ। मुझे कुछ याद नहीं होगा। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में होगी ना कि हाँ एक इवेंट ऐसा हुआ था, बस वो मुझे बिल्कुल याद रहेगा। लेकिन इस तरह कुछ लोगों की याददाश्त इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो आपको उस दिन होने वाली एक एक छोटी छोटी बात, हालांकि बचपन की क्यों ना हो, कि मैं वहाँ गया, मुझे किसी ने ये कह दिया, वो भी याद होता है। क्या ये नॉर्मल चीज़ है या फिर ये भी इससे कुछ लिंक्ड होता है? ये नॉर्मल है। देखिए, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो इसी बेसिस पे बना है कि जब ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, अब आपकी जो पुरानी मेमोरी है ख़ास उस चैम्बर में चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह फ़ोन में जैसे आपकी ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा ऑक्यूपाइड आपका ब्रेन हो जाता है तो आपको कॉन्सनट्रेट, आप उसको रिपीट नहीं करें तो कॉन्सनट्रेट जब नहीं करते तो वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है। लेकिन जब आप उसको रिपीट करते हैं तो उससे जो है वो आपको वो चीज़ दोबारा से आती है। ये एक नॉर्मल, मतलब जब आप ब्रेन में इतनी ज़्यादा चीज़ें घुसा लेते हैं तो उस वक्त उसको एक्सप्लेन करना जो है ज़रा मुश्किल होता है। एक सवाल आपने मुझसे पूछा था एज का। देखिए, इसमें जो एज ग्रुप है ये मिडिल एज या आफ्टर 65 होता है, लेकिन सिर्फ 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें यंगस्टर के अंदर भी जो है ये उसमें ये इसको कहते हैं यंग अल्जाइमर्स। वो उन लोगों को होता है जिनके ब्रेन में अर्ली कोई चेंजेस हो, जैसे डाउन सिंड्रोम्स के पेशेंट हैं। अदरवाइज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आम हमने व्यूवर्स को बतानी है इस दिन के हिसाब से, वो ये है कि आप लोगों में इसके जो कॉज हैं, मेन कॉजेज़ जो हैं, इडियोपैथिक है, एक्चुअल कॉज नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको एग्रीवेट कर रहे होते हैं।
उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है वो हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर रहा होता है। अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनको अल्जाइमर डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिनका हेल्दी जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, या फिर क्रॉनिक ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, या फिर ब्रेन इंजरीज़ या हेड इंजरीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं। और फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, तो आप लोग इस वक्त हाई रिस्क पे हैं। और आपको चाहिए कि अगर आपके अंदर 3-4 चेंजेस आना शुरू होती हैं, आपकी याददाश्त एकदम से, क्योंकि ये एकदम नहीं होती है बीमारी, ये जो है Step by step स्लोली slow और poison। प्रोग्रेसिव है। जब ये प्रोग्रेसिव हो रही होती है, सबसे पहले आपकी याददाश्त मतलब आप चीज़ें रख के भूलना शुरू हो जाते हैं। आप अपने जैसे आपका चश्मा है वो रख के भूल गए, नमाज़ पढ़ी तो आधी नमाज आप भूल गए, ये स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद फिर आप लोगों के नाम भूलना शुरू हो जाते हैं, फिर आप रिश्ते भूलना शुरू हो जाते हैं, फिर आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपको वॉशरूम का रास्ता भूल गए। ये चीज़ें तो सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, ये सारी चीज़ें बीमारी होने के बाद की हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो भी आपने बताया ना कि ये किस तरीके से ये ट्रिगर होता है, तो ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, इसके अंदर मेन चीज़ जो ऐड ऑन हो रही है वो डोपामाइन है, जो आपको आर्टिफिशियली आप अगर अपना डोपामाइन क्रिएट करते हैं या केमिकल की मदद से करते हैं, तो उसका ज़्यादा हो जाना इस चीज़ का नुकसानदेह है, या ये वो उस केमिकल को मैनेज नहीं कर पाता इसलिए अल्जाइमर की तरफ बढ़ते हैं? ज़रा इसे तो क्लियर कीजिए। जी देखें, डोपामीन नहीं, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारी बॉडी में, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये होता है जो कि हमारे नर्व्स को सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इसी तरह से इसमें जो एसिटाइल कोलिन है उसके अंदर जो है उसका ब्रेक डाउन, क्योंकि जब नर्व सेल्स जो है वो आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसमें ऐसा होता है कि प्लाक, जैसे दांतों पे प्लाक लगते हैं, इसी तरह प्रोटीन के प्लाक्स जो हैं वो ब्रेन के सेल्स में जमा होना शुरू होते हैं और वो ब्रेन के सेल्स को डैमेज करते हैं। जब वो सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो है एसिटाइल कोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल हमारे ब्रेन में होता है, उसको डैमेज करते हैं। और एसिटाइल कोलिन का फंक्शन क्या है? आपकी लर्निंग, मेमोरी, आपका अराउजल, अलर्टनेस, आपकी नींद, ये सारी चीज़ें जो है एसिटाइल कोलिन जो है वो मैनेज मेंटेन करता है, और बाकी के तीनों केमिकल जो हैं वो सिर्फ उसमें इवेंट्स के हिसाब से चलते हैं। जी देखें, उसमें हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। उसमें डोपामीन भी आता है, एंडोर्फिन भी आता है, सेरोटोनिन भी आता है, ऑक्सीटोसिन भी आता है। तो ये डोपामीन जो है ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो नशा करते हैं। नशे में वो डोपामीन का लेवल, डोपामीन हमें खुशी देता है, क्योंकि आपने उन्हीं को बताया कि ये बड़ी अहम चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं जी अल्जाइमर। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो अलग चीज़ है। डोपामीन का जो आप कह रहे हैं वो जैसे जिन लोगों को खुशी हासिल करने के लिए डोपामीन जब रिलीज होता है तो उनको खुशी होती है, तो वो अपने डोपामीन का थ्रेशहोल्ड इतना बढ़ा देते हैं कि पहले तो आपको थोड़ी सी एक सिगरेट पीने से खुशी हुई, लेकिन फिर उनका डोपामीन इतने पे रिलीज नहीं होता, फिर जब वो 5 सिगरेट्स पीते हैं तो उनका डोपामीन रिलीज होता है और उनको खुशी होती है। इसी तरह से वो अपना थ्रेशहोल्ड बढ़ाते जाते हैं, तो डोपामीन ये डोपामीन जो कॉज बनता है पार्किंसन का, जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो पार्किंसन डिजीज़ को जो है वो डोपामीन मेंटेन करता है। उसमें डोपामीन के जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं, लेकिन इसमें एसिटाइल कोलिन, और जब इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि इरिवर्सिबल है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, उसके अलावा उसमें एसिटाइल कोलिन जो है इनहिबिटर्स दिए जाते हैं ताकि एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन कम हो, जो कि हमारे इन चीज़ों को मेंटेन। मुझे एक बात बताइए कि आप न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट भी हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने बड़ों को ये कहते हुए कि भाई बादाम भिगो के खाया करो, उससे दिमाग तेज होता है, याददाश्त अच्छी होती है, या फिर दूध नीम गर्म पी के सोना चाहिए, ये बड़ा अच्छा होता है। आप मुझे बताएंगे कि इसके लिए लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें ऐड रखनी चाहिए कि हम बुढ़ापे में हम जल्दी चीज़ें ना भूलें, याददाश्त हमारी ठीक रहे? देखिए, ये जो हम लोग पुराने ज़माने के लोग थे ना, जो चीज़ें उनको मेडिकली चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब जो रिसर्चेज ये कहती हैं कि आप जो ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 आपको नट्स में मिलता है, आपको फ़िश में मिलता है, आपको जितने पोल्ट्री मसनूआत हैं उनमें मिलता है, आपको अलसी के बीज में मिलता है, आपको तुख मलंगा जिसे कहते हैं उसमें मिलता है। तो ये नेचुरल है। तो जो बड़े बूढ़े कहा करते थे वही बात है। ये ओमेगा 3 हमारा विटामिन D3 मेंटेन करता है, कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है। उसके अलावा ये कि हमारा कॉर्टिसोल एक हार्मोन जो हमारे डिप्रेशन को कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें उसमें मावनत करती हैं उसे कंट्रोल करने में। पहले के लोग ये चीज़ें खाया करते थे, इसलिए उनको देखें स्ट्रेस लेवल कम होता था, जैसे आपने कहा हैप्पी हार्मोन्स उनके ज़्यादा रिलीज़ हुआ करते थे। और याददाश्त का जहाँ तक ताल्लुक है, वो आपका ओमेगा 3 जो है वो आपके ब्रेन, आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपके जितने भी सप्लीमेंट्स पे पता नहीं क्यों ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए, जो भी आर्टिफिशियल चीज़ है वो आपके नेचुरल का नीमो बदल नहीं हो सकती। अब हम लोग, मैंने आपको यहाँ पर आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग आजकल ट्रेंड है विटामिन D3 का, कि हमारा विटामिन D3 का, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बड़ी तादाद में विटामिन D3 लिए जा रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि डेफिशिएंसी है भी डेफिशिएंसी है, या जब डेफिशिएंसी थी, जब डॉक्टर ने लिख दिया आपने खाना शुरू कर दिया, 3 महीने नहीं सालों खा रहे हैं। तो उसके बाद जब आपका विटामिन D3 लेवल इतना हाई हो गया, उसके बाद आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, मसल पेन, हेडेक, ये सारी
चीज़ें शुरू हो गई, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप एक्चुअली वो सप्लीमेंट आप वक्त से ज़्यादा जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ले रहे हैं। B12 अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, B12 के भी आपको साइड फाइनली इफेक्ट्स। कोई मैसेज अगर डॉक्टर साहब आप देना चाहें इस बीमारी को लेके तो आप दे सकते हैं। जी देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपने जो है 20 मिनट्स की जो है आपने एक्सरसाइज, 30 मिनट्स की वॉक, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, 12 से 16 ग्लास पानी जो है वो अपने दिन का हिस्सा बनाएं, सिगरेट आप छोड़ दें और अल्कोहल का इस्तेमाल अगर है वो छोड़ दें, और अपना वज़न जो है वेट कंट्रोल करें, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है कोलेस्ट्रॉल और शुगर ये जो है इसको एग्रीवेट करती है। अगर ये चीज़ें आप लेते रहेंगे आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर कंट्रोल रहेगा और आपका ये मर्ज जो है एग्रीवेट नहीं होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।